आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो है स्ट्रेटजी के रिलेटेड, ठीक है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, किस तरह इनको अचीव किया जाता है, कि क्यों इनका मकसद क्या होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लर्निंग आउटकम्स जो हमारे पास हैं। फॉलो दिस लर्निंग आउटलाइन एज यू रीड एंड स्टडी दिस चैप्टर। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है। डिफ़ाइन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल। Give 3 reasons why strategic management is important. Next, the strategic management process. Describe the 6 steps in the strategic management process. Define SWOT analysis. ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। BCG मैट्रिक्स मेथड जो होता है, मॉडल जो होता है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इनका रोल क्या होता है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे डिटेल में, इसके बात करेंगे हम, ठीक है। फिर एंड पे हम करंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वाई स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। Describe e-business strategies. Discuss what strategies organization must use to become more customer oriented and to be more innovative. चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता क्या है? कहता है व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। जो भी काम मैनेजर्स कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाने में, उन्हें हम कहते हैं कि वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि स्ट्रेटजीज़ क्या चीज़ें होती हैं। स्ट्रेटजीज़ कहते हैं द डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके डिसीजंस और एक्शंस जो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम उन्हें कहते हैं स्ट्रेटजीज़। ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि किस तरह जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स बनाती है, प्लानिंग करती है, तो उनको अचीव किस तरह करना होता है। तो अचीव करने के लिए जो भी डिसीजन ले जा रहे होते हैं, जो भी एक्शंस ली जा रही होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेटजीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल क्या चीज़ होता है। ये एक डिज़ाइन होता है। बिजनेस मॉडल इज़ अ स्ट्रेटजिक डिज़ाइन फॉर हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजीज, वर्क प्रोसेसेस एंड वर्क एक्टिविटीज़ के किस तरह से बिजनेस जो है वो स्ट्रेटजीज़ बना के अपने प्रोसेसेस अप्लाई करके एक्टिविटीज़ के ज़रिए से प्रॉफिटेबल होता है। तो उनके लिए जो डिज़ाइन फॉलो किया जा रहा होता है उसे नाम दिया जा रहा है बिजनेस मॉडल का। फोकस ऑन 2 थिंग्स, कहते हैं यहाँ पे आपने 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? वेदर कस्टमर विल वैल्यू व्हाट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग, वेदर द कंपनी कैन मेक एनी मनी डूइंग दैट। ये देख रहे होते हैं कस्टमर्स, देख रहे हैं वैल्यू के बारे में कि कंपनी क्या उन्हें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो जितनी भी चीज़ें उनको दे रही है उसके बदले में पैसे बना रही है, क्या इसकी स्टेटस क्या है, इसको चेक किया जा रहा होता है, ठीक है। वाई इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? अब क्यों इम्पॉर्टेंट होती है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? जैसे कि हमने कहा कि कंपनी के गोल्स और अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। कहता है इट रिजल्ट्स इन हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जरिए से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, वो बेहतरी आती है। इट रिक्वायर्स दैट मैनेजर्स एग्जामिन एंड अडॉप्ट टू व्हाट इन्वायरमेंट चेंजेस। इसकी मदद से पता चलता है कि इन्वायरमेंट चेंजेस के साथ मैनेजर्स को क्या काम करना है और मैनेजर्स कौन से नए मेथड्स टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकती हैं। इसके बाद पता चलता है इट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, हेल्प देम फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इन शॉर्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए हमें शॉर्टकट रास्ता मिलता जाता है कि कंपनी ने किस तरह परफॉर्म करना है और क्या अचीव करना है, ठीक है। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरह होता है? ये स्टार्ट होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की
गोल्स को, करंट मिशंस को, गोल्स को, स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस का कम्बिनेशन होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आते हैं, ठीक है, और इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है फार्मूलेट स्ट्रेटजीज़, के स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ बनाने के बाद उनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़। देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है कि रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। मिशन क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट कहता है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को बता रही है उसे हम नाम देते हैं कि वो मिशन है। द स्कोप ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में ये बता रही होती है। फिर गोल्स क्या है, द फाउंडेशन फॉर फर्दर प्लानिंग, ठीक है। मयरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स जो है ये गोल्स कहलाते हैं, हम टारगेट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस, स्टेप 2 है। एक्सटर्नल एनालिसिस में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसमें क्या है, हम स्कैनिंग करते हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल इन्वायरमेंट्स, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल एनालिसिस किया जा रहा होता है तो दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि आउटर इन्वायरमेंट से बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कौन से थ्रेट्स हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मौजूद हैं, इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एग्जिबिट शो हुई है कंपोनेंट्स ऑफ ए मिशन स्टेटमेंट, के मिशन स्टेटमेंट के बारे में कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कस्टमर्स इसमें आ जाता है सबसे पहले, हु आर द फर्म्स कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन से होते हैं ये देखा जा रहा होता है। मार्केट्स, वेयर डज द फर्म कॉर्पोरेट जियोग्राफिकली, कहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी मार्केट क्या है वो देखा जा रहा होता है। कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अब यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको देखा जा रहा होता है। फिलॉसफी, व्हाट आर द फर्म्स बेसिक बिलीफ, वैल्यूज़ एंड एथिकल प्रायोरिटीज़, ये चेक की जा रही होती है, इसमें एग्जिस्ट करती है। कंसर्न ऑफ पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज क्या है, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है ये देखा जा रहा होता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, मेजर कौन सी हैं ये देखा जा रहा होता है। कंपनी कौन सी करंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो देखा जा रहा होता है। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट वो देखा जा रहा होता है। कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज़ के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को देखा जा रहा होता है साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है, डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में क्या चीज़ देखी जा रही होती है, कंपनी के इनसाइड जितनी भी उसके हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, ये हिस्सा बन जाते हैं कंपनी के इंटरनल एनालिसिस का। कहते हैं असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़, स्ट्रेंथ्स create value for the customer and strengthen the competitive position of the firm. Weaknesses can place the firm at a competitive disadvantage. ये दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं और यहाँ से इस तरह से इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स इज़ फेयरली इजी, बट असेसिंग इंटेंजिबल एसेट्स, एम्प्लॉय स्किल्स, कल्चर, कॉर्पोरेट रेपुटेशन एंड सो फॉर्थ, इट्स नॉट इजी। ये कुछ चीज़ें बताई गई है कि जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि कुछ चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्टेप 2 and 3 कंबाइंड आर कॉल्ड अ स्वॉट एनालिसिस। तो ये जो आपका स्टेप 2 और 3 है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये मिल के क्या बन रहा होता है, स्वॉट एनालिसिस बन रहा होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, उसका फोर्थ स्टेप क्या है, स्ट्रेटजीज बनाना, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। अब इसमें क्या है, डेवलप एंड इवेलुएट स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। आप ऑप्शंस बना रहे हो स्ट्रेटजीज के, उनमें से बाद में फिर आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड रिलेटिव एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स। फिर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तमाम लेवल को स्ट्रेटजीज के। मैच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स टू इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, फिर आपने एक मैच क्रिएट करना होता है आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ताकि एक पॉजिटिव वे में एक अच्छी तरफ जा सकें।
करेक्ट वीकनेसेस एंड गार्ड अगेंस्ट थ्रेट, साथ ही फिर जितनी भी इंटरनल वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना है ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको कवर किया जा सके पॉजिटिव वे में। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप 5 जो बन जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। या स्ट्रेटजीज बन गई हैं तो अब उनको पॉजिटिवली, उनको अच्छी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इफेक्टिवली फिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ टू द इन्वायरमेंट के अंदर आपने फिट करना है, उनको अप्लाई करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। द इन्वायरमेंट डिक्टेट्स द chosen strategy, effective strategy implementation requires an organizational structure matched to its requirements। फिर अब implementation strategy, इसके ऊपर बाकी सारा प्रोसेस जो है वो इन्हिसार कर रहा होता है। ठीक है, मुनसर होता है इसके ऊपर। अगर ये ठीक नहीं हुआ, स्ट्रेटजी बन अच्छी गई है, अगर वो ठीक तरह से अप्लाई नहीं हो सकी, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, तो इसका मतलब कि सारा प्रोसेस वो ज़ाया गया, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो ये इसमें भी काफ़ी जो है ना मोहतात रहना पड़ता है। ठीक है। फिर स्टेप 6 इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। अब साथ साथ आप हर डिसीजन मेकिंग के अंदर, हर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आप ऑब्जर्व भी कर रहे होते हो, रिजल्ट्स को इवेलुएट कर रहे होते हो। आप देखते हो कि कितने इफेक्टिव स्ट्रेटजीज थी, हाउ इफेक्टिव हैव स्ट्रेटजीज बीन, आपने जो काम किया वो कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना नहीं। व्हाट एडजस्टमेंट इफ एनी आर नेसेसरी, क्या उसमें कोई चीज़ें चाहिए, तब्दीलियाँ कुछ करनी है, उनको ऑब्जर्व करना है साथ। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि स्ट्रेटजीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी टाइप्स कितनी हैं। हम 3 लेवल्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, कंपेटिटिव लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाता है मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशंस। ठीक है। कंपेटिटिव लेवल पे आ जाता है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट 1, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट 2, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट 3। अब ये 1 2 3, इसमें आगे हम जब स्ट्रेटजिक यूनिट से आगे चलते हैं फंक्शनल में, तो हमारे पास डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज के लिहाज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस। अब यहाँ पे हमने वो स्ट्रेटजीज जो बनाई हैं ऊपर, वो फंक्शनल लेवल के ऊपर आके हमने अप्लाई कर देंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, तो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं? जैसे कि अभी ग्राफ में आपने देखा, डायग्राम में, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सबसे पहले ये क्या है? टॉप मैनेजमेंट्स ओवरऑल प्लान फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान होता है, इसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज का नाम देते हैं। अब ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट कौन सा प्लान कर रही है, किस तरफ स्ट्रेटजीज बना रही हैं, तो उनकी टाइप्स में आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या है कि आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है नई प्रोडक्ट्स की तरफ, नई मार्केट्स की तरफ, तो ये ग्रोथ स्ट्रेटजीज बन जाती है। एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। ठीक है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ लेज़ की। लेज़ क्या है कि आए दिन नया एक जो फ्लेवर निकाल रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट में ही डेवलपमेंट कर रहा है। इसी तरह हो सकता है कि वो साथ अपनी मार्केट में भी डेवलपमेंट कर रहा हो। सपोज़ कि वो पहले सिर्फ पंजाब का एरिया टारगेट कर रहे थे, अब वो सिंध की तरफ भी जा रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इस तरह मतलब कि वो नई मार्केट की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। ये काफ़ी अर्सा पहले वो कर चुके हैं ये काम, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। फिर स्ट्रेटजीज में आ जाता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज क्या है कि आप जिस लेवल पे हो वहाँ पे मेंटेन रहना चाहते हो, और मैनेजमेंट इसके बारे में स्ट्रेटजीज बनाती है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को, कि जो लेवल है आप उससे अप नहीं जा रहे, डाउन भी नहीं जा रहे, वहाँ पे आप एग्जिस्ट करना चाह रहे हो, मेंटेन करना चाह रहे हो, उसकी तरफ जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो बनी है उन्हें हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कह देते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की तरफ स्ट्रेटजीज आती हैं रिन्यूअल स्ट्रेटजीज। ये क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिक्लाइंस, कि है ऑर्गेनाइजेशन देखती है कौन से उसके वीक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में दोबारा से उन्होंने बनाना है ताकि उनको डिक्लाइन की तरफ जो है परफॉर्मेंस उनकी वजह से ना जाए, बेहतरी की तरफ जाए, उनको दोबारा से इंप्रूव किया जा सके। ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में जैसे ग्रोथ स्ट्रेटजीज बताया, सीकिंग टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस बाय एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट, ये डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रोथ स्ट्रेटजीज में कौन सी होती हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, आप इनको 1 by 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है? Focusing on a primary line of business and increasing the number of products offered or market served। यहाँ पे देखा जाता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उसकी मार्केट लाइन को, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर दिया जाता है। एग्जांपल देता हूँ, ये लेज़ की एग्जांपल दिया मैंने, तो देखें लेज़ किन की प्रोडक्ट है? पेप्सी वालों की। तो इसका मतलब पेप्सी ने अपनी जो है प्रोडक्ट को एक्सपेंड, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड किया उन्होंने, तो ये कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी हुई। ग्रोथ लेकिन कंसंट्रेशन में अंदर होगी। इसके बाद ग्रोथ के अंदर एक और स्ट्रेटजी आ जाती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? यहाँ पे अच्छा, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम
वर्टिकल इंटीग्रेशन की, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि अटेम्प्टिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ इनपुट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि वो कहाँ से, वो जो उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सप्लायर कौन सा है, तो वो इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि वो जो रॉ मटेरियल था वो भी खुद तैयार करना शुरू कर दे, अपने सेल्फ सप्लायर बन जाते हैं, खुद बना रहे हैं, खुद अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? अटेम्प्टिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ आउटपुट थ्रू कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्रोवाइड कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज़, कि वो दरमियान से मिडल मैन को ख़त्म कर रहे हैं, वो खुद ही आगे फॉरवर्ड कस्टमर तक जो है वो एक चेन बना रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के वो सप्लायर ख़त्म कर रहे हैं, खुद ही सप्लायर बन रहे हैं। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के वो आगे चेन बना रहे हैं, मिडल मैन को ख़त्म कर रहे हैं और खुद ही आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे, सप्लायर के जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाता है, कंबाइनिंग ऑपरेशंस विद अनदर कंपेटिटर इन द सेम इंडस्ट्री टू इंक्रीज कंपेटिटिव स्ट्रेंथ एंड लोअर कंपटीशन अमंग इंडस्ट्री राइवल्स। कि ये क्या करते हैं कि कंपेटिटर सेम इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशंस जो हैं अपने कंपेटिटर के साथ उसको क्या करते हैं, मैच कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, ताकि स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके और कंपटीशन को कम किया जा सके। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इसमें आ जाते हैं, वो क्या है, एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन डिफरेंट बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज दैट आर स्ट्रेटजिक फिट्स। कि आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, कम्बिनेशन बना रहे हो डिफरेंट रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बट एक्सपेंडिंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन डिफरेंट फर्म्स के साथ, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ क्या है कि वो आपस में रिलेटेड होती हैं, उनकी स्ट्रेटजिक फिट बना रहे होते हैं। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ग्रोइंग बाय कंबाइनिंग विद फर्म्स इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज वेयर हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स आर पॉसिबल। कि दो ऐसी फर्म्स के साथ कम्बिनेशन कर रहे हो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ है, लेकिन आप क्या करते हो कि अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो, उसके लिए स्ट्रेटजीज बना रहे होते हो। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि हमने बात किया कि एग्जिस्ट करने के लिए, एक जगह पे स्टेबल रहने के लिए कंपनी बनाती है स्ट्रेटजीज। अ स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू मेंटेन द स्टेटस को टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ अ डायनामिक एनवायरनमेंट व्हेन द इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग स्लो और नो ग्रोथ कंडीशंस और इफ द ओनर्स ऑफ द फर्म इलेक्ट नॉट टू ग्रो फॉर पर्सनल रीजंस, तो उस वक्त जो है ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बनाई जा रही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।